हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एस एस एन वर्ल्ड। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको ना बुक से ही PYQ सॉल्व कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बुक्स है, यूथ पब्लिकेशन की बुक है। देखिए, यूथ पब्लिकेशन टाइम्स की बुक है। 2022 से लेकर 23 तक जितने भी सिविक्स यानी कि राजनीति शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, हम ये सारे उनके सॉल्व पेपर हैं जो कि चैप्टर वाइज दिए हुए हैं। TGT, PGT, LT ग्रेड, GIC, GDS, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चैप्टर वाइज दिए हुए हैं सारे क्वेश्चन। आपको हम दिखा देते हैं, ये देखिए। सबसे पहले तो राजनीति सिद्धांत दिया गया है एंड उसके जो भी पॉइंट्स हैं ये दिए गए हैं, आपको दिख रहा होगा। हाँ, और ये फिर तुलनात्मक शासन एवं राजनीति के बारे में क्वेश्चन है। राजनीति विचारक हैं, और भारतीय शासन एवं राजनीति है, और लोक प्रशासन एवं भारतीय प्रशासन सिद्धांत व्यवहार के क्वेश्चन भी दिए गए हैं। सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए, ये है। ठीक है, तो आप बता देना कौन सा चैप्टर पहले सॉल्व कर रहा हूँ। मैं सोच रही हूँ कि सबसे पहले राजनीतिक विचारक से ही करती हूँ शुरुआत। जैसे कितने पेज पे नंबर पे? 278। देखो, चैप्टर 1। मैं आपको चैप्टर दे दिया करूँगी, उसके बारे में आप पढ़ के आना, फिर उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है प्लेटो और अरस्तु, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में निम्न में से क्या तथ्य सही नहीं है? क्या वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी? वह पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी? वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी? वह नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी? बताइए, प्लेटो की शिक्षा की योजना के विषय में जो प्लेटो ने शिक्षा दी थी, तो उनकी शिक्षा कैसी थी, किस रूप में थी? मतलब संरक्षक वर्ग के लिए थी ओनली, या फिर ओनली मतलब पूर्ण रूप से निजी हाथों में थी, या आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, या नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी? बताइए। तो आंसर इज़ बी। आप देख पा रहे होंगे, आंसर इज़ बी। तो आप देखेंगे, दार्शनिकों के शासन को व्यवहारिक रूप देने के लिए प्लेटो ने 2 बातों का विशेष बल दिया था: राज्य के समस्त नागरिकों के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था, और संरक्षक वर्ग के लिए विशेष जीवन पद्धति जिसमें संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद प्रचलित होगा। संरक्षक वर्ग में दार्शनिक और सैनिक दोनों आएंगे। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत सब नागरिकों को, अर्थात सब बालक बालिकाओं को एक जैसे अवसर दिए जाएंगे। शिक्षा प्रणाली आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। तो इसमें गाइस नहीं पूछा है। ठीक है, तो नहीं के लिए ये आंसर होगा। और जो उनके प्लेटो की शिक्षा के विशेषता थी, तो वो क्या हो जाएगी? वह केवल संरक्षक वर्ग के लिए थी, वह आदर्श राज्य की स्थापना के लिए थी, और नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए थी। ठीक है, तो ये है शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था और संरक्षक वर्ग। उनके 2 राज्य के समस्त नागरिकों के लिए 2 कार्य थे, समस्त नागरिकों के लिए, नॉट ओनली एक के लिए। ठीक है, शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था और संरक्षक वर्ग के लिए एक विशेष पद्धति। तो संपत्ति और स्त्रियों के लिए साम्यवाद प्रचलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? नहीं पे ध्यान देना, जैसा कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में नहीं ध्यान दिया था। ठीक है, तो निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? सार्वजनिक नेताओं का असैद्धांतिक चरित्रण, जब अमीर एवं निर्धन के बीच असमानता बढ़ जाती है, जब शासक वर्ग आम जनता से दुर्व्यवहार करता है, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। तो निम्न में से कौन अरस्तु के अनुसार क्रांति का कारण नहीं है? उन्होंने क्रांति का कारण नहीं पूछा है, तो क्या होगा आंसर? तो आंसर इज डी, जब शासक आतंक का सृजन कर दूरस्थ खतरे को निकटस्थ में प्रस्तुत करता है। देखिए,
अरस्तु की दृष्टि में क्रांति राजनीतिक अस्थिरता एक ही भाव को व्यक्त करती है। अरस्तु के अनुसार जो क्रांति है वो राजनीतिक अस्थिरता एक ही भाव को व्यक्त करती है। वह क्रांति के दो अर्थ प्रस्तुत करती है। नंबर वन इज क्या है? राज्य के संविधान में परिवर्तन, जैसे कि राजतंत्र, गुटतंत्र, लोकतंत्र और निशंस तंत्र इत्यादि में एक को हटाकर दूसरे की तो पहला क्वेश्चन था हमने क्या पढ़ा? इत्यादि को हटाकर दूसरे की स्थापना। इसी तरह यदि कोई संविधान अपने संयंत्र रूप को छोड़कर उग्र रूप धारण कर लेता है तो उसे भी अरस्तु क्रांति की संज्ञा देते हैं। क्रांति की संज्ञा किसे देते हैं? अगर कोई संविधान अपने संयंत्र रूप यानी कि शांत रूप को छोड़कर उग्र रूप धारण कर ले तो वो भी अरस्तु के अनुसार क्या है? क्रांति है। नंबर 2, यदि किसी संविधान के रूप में तो कोई परिवर्तन नहीं होता परंतु सत्ता एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली जाती है तो उसे भी अरस्तु क्रांति ही कहते हैं। मतलब जो संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई चेंज नहीं देखा गया, पर जो सत्ता है, जो पावर है, वो एक पक्ष से दूसरे पक्ष में चली गई तो वहाँ भी उसे भी अरस्तु क्रांति ही समझते हैं। क्रांतियों के कारणों पर विचार करते हुए अरस्तु सबसे पहले इस बुनियादी दिख रहा है, एक मिनट, पहले क्रांतियों के कारणों पर विचार करते हुए अरस्तु सबसे पहले इस बुनियादी तथ्य की ओर संकेत करता है कि वर्तमान स्थिति से असंतोष की भावना क्रांति को जन्म देती है। वर्तमान स्थिति से मतलब अरस्तु की क्रांति मतलब क्या किस ओर संकेत करती है कि मतलब जो वर्तमान की परिस्थिति है, जो वर्तमान की कंडीशन है, देखा होगा ना कि मतलब हम लोग करंट में जो व्यवहार करते हैं वो धीरे धीरे जाके अगर हमारा गलत व्यवहार होगा, किसी का हमारे प्रति गलत व्यवहार होगा तो हमारा ना एक धीरे धीरे मतलब हम लोग सहते रहते हैं पर बाद में ना वो एक दिन ब्लास्ट होता ही है, बूम, तो वो ब्लास्ट ही हमारा क्रांति का स्वरूप होता है। अरस्तु ये कहना चाहते हैं। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? बताइए। निम्नलिखित में से किस विचारक ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा है? क्या वे प्लेटो एंड अरस्तु और मार्क्स या फिर बोंदा? बताइए। तो आंसर इज अरस्तु। किसने कहा है? अरस्तु ने। देखिए आंसर इज बी। अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को सर्वोच्च विज्ञान और परम विद्या की संज्ञा दी है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान और परम विद्या की संज्ञा दी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? राजनीति शास्त्र उसके परम साध्य को निर्धारित करती है। क्या लिखा है? क्योंकि इसका सरोकार मानव जीवन के साध्य से है जबकि अन्य सब विज्ञान इसके लिए केवल उपयुक्त साधन प्रदान करते हैं। राजनीति शास्त्र मानव समाज के अंतर्गत विभिन्न संबंधों को नियमित करने में निर्णायक भूमिका निभाता है। इसकी सहायता से मनुष्य इस धरती पर अपनी नियति को वश में करना सीखते हैं। अब अन्य सब विज्ञान मनुष्य की राजनीति विज्ञान को संभालने के साधन मात्र है। राजनीति शास्त्र उसके परम साध्य को निर्धारित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के निम्नलिखित मूल पाठों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो प्लेटो ने मतलब पाठ दिए थे उन्हें आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा लगाएंगे, फिर ऐसे ऐसे जैसे उन्होंने दिया होगा वैसे लगाएंगे। तो आरोही क्रम में लगाने के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या होगा? ए मतलब सीरीज वाइज है, क्षमा, गणराज, विधि और स्टेट्समैन। पाठों मतलब उन्होंने जो लिखे हैं उनके बारे में बताना, जो चीज़ें दी हैं उनके बारे में। अपोलॉजी, रिपब्लिक, लॉज, स्टेट्समैन। एक पॉइंट और याद रखना गाइस कि जो भी चीज़ें हैं ना, ये क्षमा, ये अपोलॉजी, तो हमें इतनी थोड़ी बहुत इंग्लिश की चीज़ें हमें देखते रहना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी सीधे क्षमा नहीं आके अपोलॉजी पूछ दे या फिर रिपब्लिक पूछ दे, तो हमें इंग्लिश की चीज़ें भी ध्यान रखना चाहिए। बाकी आप तो समझदार हैं, आपको ये चीज़ पता होगी, पर मैं बता रही हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको हर चीज़ बताऊँ। ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन, क्षमा, अपोलॉजी, इसमें सुकरात पर लगे नास्तिक
व युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप व उनका बचाव है। जो अपोलॉजी क्षमा है ना, उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है कि सुकरात पर लगे नास्तिक व युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप व उनका बचाव है। सुकरात के मुकदमे का वर्णन है। ठीक है, गांधी जी द्वारा सत्यवान नाम से इसका गुजराती में अनुवाद किया गया है। गाइस, आप ध्यान रखेंगे कि किसका गांधी जी द्वारा सत्यवान नाम से गुजराती में अनुवाद किया गया, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो किसका किया गया है? अपोलॉजी का, यानी कि क्षमा का। और क्षमा और अपोलॉजी में क्या दिया गया है? सुकरात पर लगे नास्तिक एवं युवाओं को पथभ्रष्ट करने के आरोप व उनके बचाव दिए गए हैं। अगर ये पूछे कि किस में दिए गए तो अपोलॉजी में। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना तो एक क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन छिपे हैं, ध्यान से देखना। और क्या है नेक्स्ट, क्या है? गणराज्य रिपब्लिक। इसमें 10 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं रिपब्लिक में? 10 अध्याय हैं। इसका उपशीर्षक है न्याय। क्या है इसका शीर्षक? न्याय। अर्थात मुख्य प्रतिपाद्य विषय है न्याय। इसमें दार्शनिक राजा का वर्णन है। किसका वर्णन है? दार्शनिक राजा का। प्लेटो किसकी बात करता है? प्लेटो दार्शनिक राजा की बात करता है। तो रिपब्लिक का यूनानी अर्थ पॉलिटिया है। रिपब्लिक जो है इसका यूनानी अर्थ क्या है? पॉलिटिया। ध्यान रखना, कौन सा अर्थ है? यूनानी, जिसका अर्थ है राज व्यवस्था। गाइस, ये क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से पूछे जाते हैं, तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। रिपब्लिक का यूनानी अर्थ पॉलिटिया है, जिसका अर्थ क्या होता है? राज्य व्यवस्था। और नेक्स्ट पुस्तक थी इनकी स्टेटस मैन। यह रिपब्लिक के बाद लिखी गई है। इसमें राज्यों का वर्गीकरण है। स्टेटस मैन में क्या दिया गया है? राज्यों का वर्गीकरण किया गया है। विधि लॉज, यह सबसे अंत में लिखी गई है। लॉज में श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख है। इसमें राजनीति व सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण है। तो विधि में क्या है? लॉज में, जो ये लॉज वाली बुक है, इसमें क्या है? लॉज में श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख है और राजनीतिक व सामाजिक विषयों का व्यवहारिक विश्लेषण है। व्यवहारिक, ना कि जो लिखा हुआ है वो, ये व्यवहारिक, हम रोज़मर्रा की चीज़ों में कैसे यूज करते हैं, इन चीज़ों का व्यवहारिक विश्लेषण विधि में दिया गया, लॉज में दिया गया। ये आप एक कोट देख पा रहे होंगे गाइस। यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम में कोट बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि देख रहे हो यूपीटीजीटी 2021 और यूपीएससी जीआईसी 2021। गाइस, ये मैं सारे क्वेश्चन इसलिए करा रही हूँ क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन हमारी यूपीटीजीटी में रिवाइज होते हैं। इनफैक्ट पीजीटी में भी रिवाइज होते हैं। ये सीरीज ना नॉट ओनली यूपीटीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड के लिए भी है। ठीक है, तो इसका ये क्या है कोटेशन? राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है। राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। तो राज्य का उद्भव किसके लिए? अच्छे जीवन के लिए, अच्छे जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। तो अरस्तु ने कहा था। अगर आपने इसकी थ्योरी पढ़ी होगी, जहाँ जिस भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ा होगा या बुक से पढ़ा होगा, तो उसी से आपको ये कोटेशन क्लियर हो गई होगी कि ये किसने कहा है। ठीक है, आदि कोटेशन हमें उनके थिंकर्स पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाती है कि ये बात ये थिंकर कह सकता है। सारी कोटेशन रटना नहीं है कि ये बस आपको समझना है। कुछ कोटेशन होती हैं जो थोड़ी सिमिलर सी लगती हैं, उन्हें थोड़ा पढ़ना पड़ता है। बाकी सारी कोटेशन काफ़ी हद तक, सारी नहीं कहेंगे, काफ़ी हद तक थिंकर की, अगर हमारी थिंकर की थ्योरी क्लियर है तो हमें वो कोटेशन समझ में आ जाती है। तो ये किसने कहा? अरस्तु ने। अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार एवं गाँव का समूह है। तो ये भी एक कोटेशन है, ये याद रखना है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है? राज्य परिवार और गांव का समूह है। इसी क्रम में अरस्तु आगे कहना है, अरस्तु का आगे कहना है, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है तथा वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है। अरस्तु कहता है कि राज्य का उद्भव अच्छे जीवन के लिए हुआ है और अच्छे जीवन की आवश्यकताओं के लिए विद्यमान है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ये सीरीज़ आपको लगती है कि हमें बेनिफिशियल है, ये हमें फ़ायदा देगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये हमारी सीरीज को देख सकते हैं। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन भी बढ़ा देंगे, क्योंकि पढ़ना ही है, कितना भी पढ़ लो, पढ़ते जाओ, पर एक डायरेक्शन होती है हर चीज़ की। अगर हम सही डायरेक्शन में पढ़ाई करेंगे तो हमें रिजल्ट भी मिलेगा। देखो, हम लोग कहीं जाना है, हमें जाना पूरब में है, हम स्टार्ट कर रहे हैं दक्षिण से स्टार्ट किया हमने, फिर हम कहाँ गए? पश्चिम में गए, फिर उत्तर में गए, फिर जाके पूरब में पहुँचे। और अगर हमें रास्ता पता है क्लियर, तो हम क्या
दक्षिण में जाके हम पूरब में भी जा सकते हैं और पूरब दक्षिण ना जाके सीधे हम पूरब जा सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाहती हूँ। अगर हमारी रणनीति और हमारे रास्ते सारे सही हैं तो हम डायरेक्ट सही दिशा में पहुँच जाएंगे और कम समय में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो उसका एक ही सटीक आंसर ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से सॉल्व कर लिए और इनके नोट्स बना लिए तो यकीन मानिए, आपने अगर अभी तक कोई पढ़ाई भी नहीं की ना तो इसके सारे क्वेश्चन करवाऊंगी और इसके नोट्स बना लेना ध्यान से। नोट्स नहीं बनाना तो आप बार बार कंटिन्यू रिवाइज करो। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि हर चैप्टर की PDF मैं पहले ही शेयर कर दूँ उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, मतलब अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको दिखा दूँ इतने नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने हैं इसमें। तो इसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, इसमें 106 सेट है। और गाइस ये वाला यहाँ हट गया है, 1 मिनट, ये देखिए 11,263 नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे ही मैं हिस्ट्री के भी कराऊंगी, तो हिस्ट्री और पॉलिटी की आप टेंशन ना करें, ये सीरीज़ कंटिन्यू चलेगी और ये सीरीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो या इनफैक्ट UPSC के जो मतलब रैंक पाते हैं फर्स्ट रैंक वाले, वो भी कहते हैं कि सबसे पहले अपना मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि मॉक टेस्ट दोगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे ना तो हमें अपनी कमी पता चलती है, और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन की गलती होती है ना कि अरे ये तो ईजी था मुझसे गलत हो गया, तो वो भी आपकी ये यहाँ से ये चीज़ सुधर जाएगी। जो गलतियाँ करोगे आप यहाँ करोगे एग्ज़ाम हॉल में, वो हमसे गलतियाँ नहीं होंगी, ठीक है गाइस। और अगर आपको हमारी चीज़ें समझ में आ रही हूँ, अगर लगता है कि हाँ ये सही है बात, हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, तो आप प्लीज़ हमारी सीरीज से जुड़ें। और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप टेलीग्राम जो ग्रुप जो में ऐड हो सकते हैं, वहीं पे आपको PDF मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हर चैप्टर की PDF पहले ही दे दे, मतलब तो मैं पहले ही दे दूँगी, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व कराने के बाद दे दूँगी, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।